हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम BHDC 101 जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रीति काल तक है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथ ही में हम उनके आंसर्स को भी देखेंगे, जिससे आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर पाएँ। ओके, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भक्ति काल के काल विभाजन और नामकरण समस्या पर विवेचना कीजिए। देखो, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे ना 4 कालों में बांटा गया था। ठीक है, आपको पता ही होगा। पहला काल था आदिकाल, इसके बाद भक्ति काल था, तीसरा था रीति काल और चौथा काल था आधुनिक काल। देखो, जो भक्ति काल था हमारा, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जब उसका काल विभाजन और नामकरण किया गया उस समय क्या क्या समस्याएं आई उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो ना 1400 ईस्वी से भक्ति काव्य की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, और भक्ति काल की जो आरंभिक सीमा है वो 14 ईस्वी से ही मानना उचित प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन जो भक्ति काल की अंतिम सीमा है उसके निर्धारण में क्या है, थोड़ा सा विवाद होता है कि भक्ति काल का अंत कब हुआ था। सीमा तो चलो सबने 1400 ईस्वी तक मान लिया, लेकिन जो अंत है कि भक्ति काल का अंत कब हुआ, उसकी अंत सीमा क्या थी, उसमें थोड़ा सा विवाद आता है। ठीक है, देखो विवाद का कारण क्या है, वो है केशव दास, ये एक कवि हैं। ठीक है, जो केशव दास हैं वो भक्ति काल के कवि हैं या रीति काल के, विवाद यहीं पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो केशव दास हैं, उनका रचना काल जो है वो 1555 से लेकर 1617 ईस्वी तक का माना गया है। और अगर हम रचना काल की दृष्टि से देखें तो जो केशव दास हैं वो भक्ति काल में आते हैं, लेकिन जो उनकी रचना शैली है और जो साहित्य चेतना का स्वर है उसमें हमें रीतिवाद देखने को मिलता है। यानी कि उनकी जो रचना शैली और साहित्य चेतना है उसका जो स्वर है वो रीतिवादी है। ठीक है, और यहीं पर क्या है, प्रश्न उठता है कि भक्ति काल का रूपांतरण किस प्रकार से रीति काल में हुआ। ओके, देखो भक्ति में प्रेम और समर्पण जो है वो मुख्य भाव थे। भक्ति का प्रेम तिरोहित होकर स्थूल श्रृंगार का विषय हो गया था, और उसमें समर्पण के स्थान पर क्या था, उपभोग की प्रधानता हो गई थी। ठीक है, और तब भक्ति की संवेदना अवरुद्ध हो गई और रीतिवाद का विकास आरंभ हुआ। इसके आगे देखते हैं, श्रृंगार की आध्यात्मिक अनुभूति के मानवीय अनुभूति बनने में तत्कालीन सामंतों की रुचि ने व्यापक योगदान दिया। वह वास्तविक लौकिक श्रृंगार कम बना, कुछ लोगों के मनोरंजन का साधक अधिक बना। जहाँ तक केशव का सवाल है, केशव के 50 वर्ष बाद रीति काल की अखंड धारा प्रवाहित होती है, लेकिन साहित्यिक मनोवृत्ति और रचना की भावधारा का मिजाज पहले ही बदल चुका था। उस बदले हुए मिजाज की अभिव्यक्ति को केशव की रचना में आसानी से पहचाना जा सकता है। रामचंद्रिका के साथ उन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया को भी रचा था। ठीक है, आगे देखते हैं, भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। ठीक है, भक्ति काल को जो नामकरण किया गया उसके संबंध में कोई भी विवाद हमें देखने को नहीं मिलता है। लगभग सभी साहित्यकारों ने एक मत से इस नाम का समर्थन किया। भक्ति तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। भक्ति के प्रकार में भिन्नता मिलती है, लेकिन भक्ति साहित्य की आंतरिक चेतना में कोई विरोध नहीं मिलता। भक्ति कहाँ तक धर्म और अध्यात्म का विषय है तथा कहाँ इसमें मानवीय गरिमा है,
इस पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। भक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है, यदि भक्ति काव्य की धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों को छोड़ भी दिया जाए तो भी उसमें मानवीय संवेदना की शीतल छाया मौजूद है। भक्ति काव्य ने जीवन के प्रश्न को कविता का प्रश्न बनाया, इसलिए वह दबे स्वर में व्यवस्था को चुनौती देता है, समाज के लिए एक विकल्प की तलाश करता है। उस साहित्य में क्रांति और विद्रोह की चेतना है। भक्ति साहित्य कालजयी इसलिए है क्योंकि उसने जीवन की जटिलताओं को काव्य के उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया। इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं है। भक्ति काल का जो नामकरण किया गया उसके संबंध में हमें कोई विवाद भी नहीं देखने को मिलता है। लगभग जितने भी साहित्यकार रहे हैं उन सब ने एक मत से इस नाम का समर्थन किया और सब ने इस नाम को स्वीकार किया। ठीक है। और भक्ति के अंदर क्या है, हमें धर्म और अध्यात्म के विषय तो देखने को मिलते हैं, साथ ही में हमें इसमें मानवीय गरिमा भी देखने को मिलती है। ठीक है, जिस पर क्या कहते हैं थोड़ी सी चर्चा की जा सकती है, आवश्यक है करना। और अगर हम भक्ति काव्य की जो धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं उनको छोड़ भी दें तो भी उसमें क्या है, हमें मानवीय संवेदना देखने को मिलती है। और भक्ति काल का जो साहित्य था उसके अंदर हमें क्रांति और विद्रोह की चेतना भी देखने को मिलती है। ठीक है। और इसमें बताया है कि भक्ति साहित्य कालजयी किस लिए है, क्योंकि उसने क्या किया था, उसके अंदर भक्ति काल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जीवन की जितनी भी जटिलताएं थी उनको ना काव्य के माध्यम से क्या है हमारे सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, काव्य के रूप में हमारे सामने जीवन की जटिलताओं को प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं हम। भक्ति काल में जीवन मूल्यों को केंद्र में रखकर भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति की धाराएं फूटती रही हैं। वैचारिक रेखाओं में भिन्नता के आधार पर उनका अलग पथ बनता गया। काल विभाजन और नामकरण के लिए इन उपविभाजनों को भी समझना आवश्यक होगा। भक्ति काल में जो काव्य सामग्री मिलती है उसके दो विभाजन किए गए हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण भक्ति के क्रमशः दो विभाजन किए गए हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का अलग अलग विभाजन किया गया है। निर्गुण भक्त कवि लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर सगुण भक्त कवियों से अलग होते हैं। निर्गुण शाखा के कवियों ने लीला और अवतार की परिकल्पना को नहीं माना, उन्होंने निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना की। फिर ज्ञानाश्रयी शाखा में विद्रोह है। इस धारा के संतों ने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा को सहा था, इसलिए उनमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश था। प्रेमाश्रयी धारा के सूफी काव्य में प्रेम की पीड़ा है, उनके काव्य में प्रेम की संवेदना है। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। इस प्रकार कृष्ण भक्ति साहित्य ने प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाया। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। तो ये तो किया हमने पहला क्वेश्चन, उसका आंसर भी कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है आदिकाल साहित्य की पृष्ठभूमि में राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, साहित्यिक रचनाओं के पीछे ऐतिहासिक शक्तियों और सामाजिक संस्थाओं का योगदान होता है। सामाजिक संगठन काव्य अनुभूति की जटिलता के बीच सक्रिय होता है, इसलिए हम काव्य अनुभूति की जटिल संवेदना को उसी हद तक समझ सकते हैं जिस हद तक समाज को समझने की क्षमता अर्जित करेंगे। समाज की भीतरी गति की पहचान से कलात्मक मूल्यों का प्रतिमान बनेगा। हम चाहे किसी भी युग के साहित्य की चर्चा करें, उसके साहित्यिक मूल्य उसके समाज की वास्तविकता से ही प्रमाणित होते हैं। इसलिए साहित्य के सामाजिक मूल्य और उसकी कलात्मक व्याख्या के लिए समाज की जानकारी अनिवार्य हो जाती है।
संवेदना की बनावट के पीछे आर्थिक सामाजिक संबंधों की गहरी छाया मौजूद होती है। ठीक है, तो आदिकाल साहित्य की जो पृष्ठभूमि है, जो परिस्थितियां हैं, उनको आप ना खुद से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। और ये तो था राजनीतिक पृष्ठभूमि, और दूसरा अगर हम बात करें सामाजिक पृष्ठभूमि की, तो समाज में क्या क्या चल रहा था उस समय, उससे रिलेटेड इसमें बात की जाती है। ये तो बात हुई सामाजिक पृष्ठभूमि की। ठीक है, आगे है ये आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो आप इसको भी देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना इसको अच्छे से। अब इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संदर्भ में भक्ति आंदोलन की व्याख्या कीजिए। इस तो आप इसको भी ना देख लेना कि तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संदर्भ में भक्ति आंदोलन की निम्नलिखित भूमिका थी। ठीक है, तो पहला तो है हमारे पास शहरी समाज एवं व्यापार। ठीक है, इसको आप देख लेना, पढ़ लेना। और इसके बाद दूसरा है हमारे पास ग्रामीण समाज। आप इनका ना स्क्रीनशॉट लेके ना खुद से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद तीसरा है जाति व्यवस्था, इसे भी आप देख लेना। और चौथे नंबर पे है धार्मिक पृष्ठभूमि। ठीक, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन में प्रमुख संत कवि कौन कौन थे तथा उनका इस आंदोलन में क्या योगदान था। ठीक है, अब जो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत कवि कौन कौन से थे, आपको उनके बारे में बताना है, और उनका क्या योगदान रहा आंदोलन के अंदर, उनके बारे में आपको इसके अंदर बताना है। तो हमारे जो पहले संत कवि हैं वो है नामदेव। ठीक है, आप इनके बारे में भी पढ़ लेना इसके अंदर। और दूसरे कवि आते हैं वो है कबीरदास। ठीक, इनके बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा अपनी बुक के अंदर। तीसरे कवि हैं रैदास। ठीक है, जिन्हें रविदास भी कहते हैं। इसके बाद हैं गुरु नानक देव, इनको भी आप पढ़ लेना इनके बारे में। इसके बाद पांचवे कवि हैं संत दादू दयाल, इनके बारे में भी आप देख लेना, पढ़ लेना इनको। अगले कवि हैं संत सुंदरदास। और अंतिम कवि हैं संत मल्लूकदास। ठीक है, ये कवि हैं जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि। ठीक है, और इन्हीं का योगदान रहा था भक्ति आंदोलन के अंदर, तो आप इनको पढ़ लेना। ठीक,
अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सूफी प्रेमाख्यानों के विशिष्ट का निरूपण कीजिए। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सूफी काव्य है वो अपनी अंतवर्ती विशेषताओं के कारण प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यानक तथा कथा काव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि इस काव्य धारा की मूल चेतना क्या थी, प्रेम थी। ठीक, भारत में सूफी संप्रदाय का आगमन एवं विकास मुस्लिम साधकों द्वारा ही हुआ। इसी को लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि इस शैली की प्रमुख कहानियाँ मुसलमानों के ही द्वारा लिखी गई। इन भावुक और उदार मुसलमानों ने इनके द्वारा मानो हिंदू जीवन के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की। मुसलमान होने के बावजूद सूफी कवियों की दृष्टि मानवतावादी उदार दृष्टि थी। वे मानुष सत्य का उद्घाटन करना चाहते थे। इस सत्य की अभिव्यक्ति में जो दर्शन सहायक हो सकता था उसे सूफी प्रेमाख्यानकारों ने बड़े आदर भाव से ग्रहण किया। ठीक है, अब जो सूफी काव्य की विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा ये क्या थी। ठीक है, इसके अंदर वही बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सूफी काव्य धारा जो प्रेमाश्रयी शाखा थी उसके जो प्रमुख कवि थे वो थे मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उन्हीं के द्वारा जो पद्मावत है वो लिखा गया था और ये बहुत प्रसिद्ध रचना रही है। ठीक है, इनकी। इसके बाद जो दूसरी विशेषता है वो है प्रेम पद्धति। ठीक है, इनकी रचनाओं में हमें प्रेम पद्धति भी देखने को मिलती है। बाकी आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी विशेषता है चरित्र चित्रण। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आप पढ़ने के लिए। इसके बाद चौथी विशेषता है सूफी रहस्यवाद। हमें इनकी रचना में रहस्यवाद भी देखने को मिलता है जिसे सूफी रहस्यवाद कहा गया है। ठीक, इसके बाद पांचवी विशेषता है काव्य रूप तथा कथानक रूढ़ियों। ठीक है, इसके बाद छठी विशेषता है काव्य की शैली। ठीक है, इन्होंने किस शैली को अपनाया अपना काव्य लिखने के लिए उसकी बात की गई है इसके अंदर। और अंतिम विशेषता है काव्य भाषा, अलंकार एवं छंद विधान कि इनके जो काव्य की भाषा है, ठीक है, वो कैसी रही है, उन्होंने किस भाषा को अपनाया, किन अलंकारों का प्रयोग किया, किस छंद विधान को अपनाया रचना करने के लिए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का परिचय दीजिए। ठीक है, आपको इसके अंदर जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि थे उनका परिचय देना है। मैंने आपको बताया अभी कि जो भक्ति थी वो दो भागों में बटी हुई थी। एक थी निर्गुण भक्ति, दूसरा था सगुण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति शाखा किसके अंदर आती है, वो आती है सगुण भक्ति के अंदर। ठीक है, और आपको ना कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों का परिचय देना है। इनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास मदन मोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रस खान, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये इनके प्रमुख कवि हैं। अब आपको इन्हीं कवियों का क्या है, परिचय देना है। यहाँ पे परिचय लिखा हुआ है, साथ ही में उनके काव्य के बारे में बताया गया है और उनकी कृतियाँ भी बताई गई हैं कि उनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ थीं, कौन कौन सी उन्होंने प्रमुख रचनाएं की हैं। ठीक है, तो पहले जो कवि हैं वो है सूरदास। यहाँ पर उनका जीवन परिचय लिखा हुआ है, उनकी
साहित्य से जुड़ी हुई बातें लिखी हुई हैं, उन्होंने किस तरह का साहित्य लिखा उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर उनकी कृतियाँ भी लिखी हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी? वो थी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारे अगले कवि हैं वो हैं ध्रुवदास। ठीक है, इनका भी यहाँ पर थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है और साथ ही में इनकी कृतियों के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद जो अगले कवि हैं वो है रस खान। ठीक है, इनका भी यहाँ पर जीवन परिचय लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना खुद से। और इनकी कृतियाँ लिखी हुई हैं, 2 कृतियाँ हैं यहाँ पर, एक है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रस खान। ठीक है, इसके बाद अगले कवि हैं स्वामी हरिदास। ठीक है, इनका भी यहाँ पर जीवन परिचय लिखा हुआ है, साथ ही में इनकी कृतियों के नाम लिखे हैं, जो है स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की बानी। ये 2 कृतियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन्हें भी याद रखना। इसके बाद हमारी एक कवित्री हैं मीराबाई। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध कवित्री रही हैं, इनका भी यहाँ पर जीवन परिचय लिखा हुआ है, आप इनको भी पढ़ लेना, आप इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद अगले कवि हैं वो है हित हरिवंश। ठीक है, यहाँ पर इनका जीवन परिचय लिखा हुआ है, आप इसे खुद से पढ़ लेना। और साथ ही में इनकी कृतियाँ लिखी हैं, 2 कृतियाँ हैं। ठीक है, पहली है राधा सुधा निधि और दूसरा है हित 84, ये इनकी कृतियाँ हैं। तो ये था जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि थे उनका जीवन परिचय। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना खुद से। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रीतिकालीन श्रृंगारेतर काव्य प्रवृत्तियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आपको इसके अंदर जो रीतिकाल था उसके काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में बताना है, संक्षेप में आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, कि रीतिकाल का जो काव्य था उसकी विशेषताएं या उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। ठीक है, आपसे ये विशेषताएं करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं बताइए, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कुछ भी पूछ सकता है और दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो इसकी जो पहली प्रवृत्ति है वो है वीर काव्य की। जो रीतिकाल था उसके अंदर अधिकतर क्या था, वीर काव्य हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर जो राज कवि हुआ करते थे, ठीक है, जो दरबारी कवि हुआ करते थे, वो क्या करते थे, राजाओं के वीरता का वर्णन करते थे उनको प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें वीर काव्य देखने को मिलता है, आप इसमें देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना खुद से। इसके बाद जो हमारी दूसरी विशेषता है वो है भक्ति काव्य। ठीक है, इसके बाद तीसरी विशेषता है नीति काव्य। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लेना, नीति काव्य क्या था। ठीक, और चौथी विशेषता है वैराग्य तत्व ज्ञान परक काव्य। ठीक है, ये थी रीतिकाल के काव्य की विशेषताएं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। कि इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक, रीतिबद्ध कविता में शास्त्रीयता और श्रृंगारिकता का अद्भुत संयोग
देखने को मिलता है। इस काव्य प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में दरबारी मानसिकता कार्यरत थी। दरबार में कविता को संगीत और नृत्य की तरह मनोरंजन का साधन समझा जाने लगा। सामंत का मनोरंजन कविता का उद्देश्य हो गया। सामंत की रुचि का महत्व काव्य प्रवृत्ति का रुझान बन गया। सामंत की रुचि श्रृंगार रस से पूर्ण छंद में तथा सामान्य शास्त्रीय जानकारी तक सीमित थी। इसलिए रीतिबद्ध काव्य में चमत्कार की प्रमुखता हो गई, जिससे आश्रयदाताओं को चौंकाया जा सके। इस चमत्कार के फलस्वरूप रीतिबद्ध काव्य में भाववैदग्ध्यता, सघनता, लघुता और श्रृंगारिक उत्तेजना का प्रसार मिलता है। ठीक है, तो ये तो था रीतिबद्ध के बारे में कि रीतिबद्ध क्या था। ठीक है, तो और इसके बाद इसके प्रमुख कवि कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। हमारे जो पहले कवि हैं वो हैं आचार्य केशवदास। ठीक है, इनका जो समय सीमा है वो है 1560 से लेकर 1601 ईस्वी तक। ठीक है, इनका यहाँ पर परिचय लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। और इसके बाद दूसरे कवि हैं मतीराम, इनके बारे में भी आप पढ़ लेना। तीसरे कवि हैं भूषण। ठीक, आप इनको भी पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद चौथे कवि हैं देव। और इसके बाद पांचवे कवि हैं भिखारी दास। और इसके बाद है पद्माकर। तो यहाँ पर हमने देखा रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से थे, उनका परिचय देख लिया हमने। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण संबंधी विवादों की चर्चा करते हुए आदिकाल नाम की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था, ठीक है, प्रारंभिक काल जो शुरुआती काल था मतलब कि आदिकाल, ठीक है, उसका जो नामकरण हुआ था उस समय उससे संबंधित जो विवाद थे, ठीक है, नामकरण को लेकर, उसके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या विवाद हुए थे साहित्यकारों के बीच में। ठीक है, और आदिकाल नाम की सार्थकता को स्पष्ट करना है कि आदिकाल नाम ही क्यों दिया गया। ठीक है, देखो इसका अब हम आंसर देखते हैं। ठीक है, तो आप इसका उत्तर ये देख सकते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर बताया है कि इसमें कौन कौन से मत थे, सबके अपने अपने मतभेद थे साहित्यकारों के। कुछ सबसे बड़ा मतभेद तो यही था कि हिंदी और अपभ्रंश भाषा को लेकर कि, ठीक है, कि हिंदी ही अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मत जो हैं वो हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, वो आप पढ़ लेना, क्योंकि अलग अलग साहित्यकार ने क्या है अपने अलग अलग मत दिए हैं दोनों भाषाओं को लेकर, और इसी वजह से इनमें क्या है वाद विवाद हुआ। तो ये इसका आंसर है, आप इसको पढ़ लेना। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ख़त्म होता है। आप इसको ना अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भक्ति आंदोलन में तत्कालीन राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी। ठीक है, जो आपको इसके अंदर क्या बताना है, जो भक्ति काल था, ठीक है, उसके अंदर जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो उस समय की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, उस समय की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी। ठीक है, जब भक्ति आंदोलन चल रहा था तो आपको उसके बारे में बताना है। तो ये इसका आंसर है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक।
अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध साहित्य की चर्चा करते हुए उसके अभिव्यंजना पक्ष पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यही क्वेश्चन क्या है, दूसरे तरीके से पूछा गया है। ठीक है, कि सिद्ध साहित्य परंपरा की प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको प्रवृत्तियां पूछ ले, अभिव्यंजना पक्ष पूछे, या इसको और एक और तरीके से पूछ सकता है आपसे कि सिद्ध साहित्य परंपरा की विशेषताओं के बारे में बताइए। ठीक है, विशेषताएं पूछ सकता है, प्रवृत्तियां पूछ ले, या इसमें पूछा है आपसे कि अभिव्यंजना पक्ष पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे किसी भी तरह से पूछे तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आप इसका आंसर इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य ज्ञान को ना मानकर अनुभूति को माना है। तंत्र से प्रभावित होकर उन्होंने अपने समस्त ज्ञान साधन पद्धति हठ योग को अनुभूति के रंग से रंग दिया। उसके पीछे सिद्धों का उद्देश्य था बौद्ध धर्म के निवृत्ति मूलक दुखवादी रूप का निराकरण करके आनंद की भावना की प्रतिष्ठा। आनंद को सिद्धों ने आध्यात्मिक गहनता माना है। ठीक है, और इसकी जो प्रवृत्तियां हैं परंपरा की वो कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, हमारी जो पहली विशेषता है वो है साहित्य में प्रणय के प्रसंग। इसके बाद दूसरी विशेषता है रूढ़िवादी मानसिकता का खंडन। तीसरी विशेषता है सिद्धों का विद्रोह और हिंदी भाषा का विकास। चौथी विशेषता है सिद्धों के साहित्य में अभिव्यंजना। ये तो थी विशेषताएं। ठीक है, आप इनको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में संत काव्य परंपरा का स्थान निर्धारित कीजिए। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंदर जो संत काव्य परंपरा है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसका स्थान निर्धारित करना है। तो संत काव्य परंपरा किसके अंदर आती है, भक्ति काल के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जो भक्ति काल था उसको दो तरह की भक्तियों में बांट दिया गया था, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। और जो संत काव्य परंपरा है, जो संत काव्य धारा है, वो निर्गुण भक्ति के अंदर आती है। ठीक है, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी भक्तों को संत कवि कहा गया है। इन संत कवियों द्वारा प्रतिपादित काव्य धारा को संत काव्य कहा जाता है। संत से अभिप्राय है उस व्यक्ति या व्यक्तियों के उस समूह से है जिसने सत्य रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है और शुद्ध जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण में रत है। हिंदी में संत काव्य से आशय है कबीर आदि निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचित काव्य। भक्ति काल की विषम सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में इन संत कवियों ने ज्ञान की आंधी और प्रेम की बारिश के द्वारा जन सामान्य में आशा की ज्योति बिखेरने का अतुलनीय कार्य किया। निर्गुण भक्ति के प्रेम मार्गी कवियों को सूफी कवि कहा गया है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना इनके बारे में वीडियो को पॉज करके। ठीक, संत काव्य परंपरा क्या है ये लिखा हुआ है इसके अंदर, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सूफी शब्द की विभिन्न व्युत्पत्तियों पर विचार करते हुए सूफी शब्द के मूलार्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लेना अच्छे से।
सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, उसके बारे में बताना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों की भाषागत शिल्प की समीक्षा कीजिए, या फिर रीति काव्य धारा की भाषा ही काव्य का मुख्य आधार है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको इसके अंदर क्या बताना है, जो रीतिकालीन काव्य लिखा जाता था उसकी भाषा के बारे में बताना है। ठीक है, उसकी भाषागत और शिल्प के बारे में बताना है कि वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, शिल्प के अंदर वो किन अलंकारों का प्रयोग करते थे, किस छंदो विधान में अपनी रचना लिखा करते थे, इन सब के बारे में आपको इसके अंदर बताना है। ठीक, ये इसका आंसर है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ। ठीक है, या फिर रास साहित्य और धर्म संबंधी साहित्य का किस आधार पर वर्गीकरण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। जो आदिकाल था, ठीक है, उसके अंदर जो साहित्य लिखा जा रहा था उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर कौन कौन से थे साहित्य लिखे जा रहे थे। आदिकाल के अंदर हमें कौन कौन सा साहित्य देखने को मिलता है, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य। ठीक है, रासो काव्य जैसे हम कहते हैं। तो ये जितना भी साहित्य लिखा गया उनका वर्गीकरण किस आधार पर हुआ, आपको वो बताना है। ठीक है, इस काल के अंदर धार्मिक, श्रृंगारिक और वीर रस प्रधान जो साहित्य है हमें देखने को मिलता है, ये इनकी प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो वो वर्गीकरण किस तरह से हुआ उसके बारे में आपको बताना है, और इसके अंदर आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक, तो इस कोड के जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने उन सभी को कर लिया है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो कर लिए हैं, और साथ ही में उनके आंसर्स भी देख लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।